Good morning, students. BSc Pass course and honors course second year students. डायनेमिक्स का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया है और मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम, और इस सीरीज़ में हम आज सेकंड लेक्चर ऑनलाइन आज समझने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि प्रतिरोधी बल क्या होता है, जिसको कि हम कहते हैं रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी बल। और इसकी हमने एक विशेषता पढ़ी है कि ये बल सदैव गति की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। दूसरा हमने ये पढ़ा है कि प्रतिरोधी बल जो होता है उसको हम इस फॉर्म में कंसीडर करते हैं, मतलब प्रतिरोधी बल कण के वेग का फलन होता है। ये यहाँ पर v क्या है? कण का वेग। किस समय वेग? जिस समय हम उसके ऊपर कार्यशील प्रतिरोधी बल की बात कर रहे हैं उस समय वेग। तो अगर वेग ज़्यादा होगा कण का स्वयं का, तो उस पर लगने वाला प्रतिरोधी बल भी ज़्यादा होगा। वेग कम होगा तो प्रतिरोधी बल भी कम होगा। यहाँ पर ये n क्या है? n कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है। हमारे कोर्स में जो हम क्वेश्चन और आर्टिकल करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 1 या 2 होगी। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि प्रतिरोधी बल सदैव कण की गति का विरोध करता है। मतलब प्रतिरोधी बल क्या चाहता है कि कण की गति हमेशा कम हो। तो ये सारी बातें तो देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ली है। और हाँ, एक और बात हमने पढ़ी थी, टर्मिनल वेलोसिटी, इसको कि हम कहते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग को मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल को वायुमंडल में ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, ठीक है, तो शुरू में एक स्थिति तक तो इसका वेग बढ़ता है निरंतर, और एक स्थिति में आकर इसका वेग बढ़ते बढ़ते एक डेफिनेट वैल्यू v अख्तियार कर लेता है। ये जो अधिकतम वेग अख्तियार करता है कण नीचे गिरने के दौरान, यही कहलाता है इसका अंतिम वेग। और आपको याद होगा इस अंतिम वेग के लिए हमने एक सूत्र निकाला था, कैपिटल V अंतिम वेग बराबर g/k⁴ ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये n कौन है? ये n ये वाला जो नेचुरल नंबर था ये है। अगर यहाँ ये n1 है तो यहाँ n1 आएगा, और अगर n यहाँ पर 2 है तो यहाँ n, यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी। ठीक है, और ये जो k है आपका कांस्टेंट, समानुपाती का स्थिरांक, जो हमने प्रतिरोधी बल को मानने में लिया है, वही समानुपाती का स्थिरांक यहाँ अंतिम वेग में हमको नीचे दिखता है। तो ये सारी बातें तो हमने फर्स्ट लेक्चर के दौरान पढ़ ली है। आज हम विधिवत इस चैप्टर की थ्योरी, जो कि एक आर्टिकल के रूप में है, उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप, हम इसको रीड करते हैं और इसको फिर करना शुरू करते हैं। हम कह रहे हैं, सबसे पहले हमने टाइटल डाला वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन, मतलब हम उस कण की गति का अध्ययन कर रहे हैं जो कि वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, मोशन मतलब गति कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको पूरी लैंग्वेज में हम इसको रीड करते हैं कि एक पार्टिकल है साहब जिसका कि मास m है, ये फॉल्स मतलब गिरता है। अब आप याद कीजिए, ये एक डेफिनेट टर्मिनोलॉजी है कि जब भी हम किसी पार्टिकल के लिए फॉल्स वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है। अगर जिसको हम कहते हैं हमने कण को छोड़ दिया हवा में ऊपर, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स। इट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, अब हमने इसको छोड़ा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरता है फ्रॉम रेस्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया, रेस्ट मतलब प्रारंभिक वेग 0, विरामावस्था। थ्रू ए मीडियम, एक ऐसे मीडियम में होकर गिरता है हुज रेजिस्टेंस, जिसका की प्रतिरोधी बल, रेजिस्टेंस मतलब फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वेराइंग एज वेलोसिटी। मतलब ये लाइन जो है हमारे को, ये हमको प्रतिरोधी बल के बारे में जानकारी दे रही है।
ये बहुत ध्यान से लाइन हमको, जिसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, इसको वापस से समझिए आप। ये लाइन कह रही है कि रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधी बल, वेराइंग का मतलब बदल रहा है या समानुपाती है किसके, एज वेलोसिटी। तो एज वेलोसिटी का मतलब प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सिंपल, या यूं कहना चाहिए वेलोसिटी की पावर 1। और सेकंड केस में हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड केस में हम कहेंगे वेराइंग एज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो सेकंड केस में प्रतिरोधी बल हमारा होगा, बी केस ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो ये दो अलग अलग आर्टिकल है, ए और बी। ए के अंदर हम क्या मानेंगे कि प्रतिरोधी बल इस प्रकार से बदल रहा है, बी के अंदर हम मानेंगे प्रतिरोधी बल इस प्रकार से बदल रहा है। और दोनों केसेस में हम कण की गति का अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट ए केस। हम सबसे पहले ए केस को शुरू कर रहे हैं। देखिए आप, तो ए केस में आप देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले आप देखिए ओ पॉइंट। व्हाट इज ओ पॉइंट? ओ हमेशा हम उस पॉइंट को मानते हैं जनरली जहाँ से गति स्टार्ट होती है। मतलब ओ वह बिंदु है वायुमंडल में किसी हाइट पर जहाँ पर ले जाकर हमने एक कण को छोड़ दिया ओ से। ओ को आप मान सकते हो जैसे बहुत बड़ा टावर का सबसे ऊपर का पॉइंट, किसी बहुत ऊंचे मकान की मंजिल की छत, वहाँ से हमने एक कण को नीचे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये कण नीचे की ओर यानी कि डाउनवर्ड्स अंडर ग्रेविटी गति करना शुरू कर रहा है। अंडर ग्रेविटी का मतलब गुरुत्व के अधीन। तो हम कह रहे हैं कि जब ये किसी बिंदु P पर है, तो देखिए इधर आप चित्र में, ये O से स्टार्ट होते होते, यहाँ देखिए आप ऐसे एरो बना रहा हूँ मैं, ये चलते चलते किसी पॉइंट P पर आ गया। ये रहा P पॉइंट, देखिए आपको यहाँ P लिखा हुआ। और इस समय मान लीजिए टाइम है T। इस समय टाइम है T का मतलब इनिशियली यहाँ जब हमने कण को छोड़ा तो टाइम 0 है, हमने मान लीजिए स्टॉप वॉच शुरू कर दी। और जब ये कण P पर आया तो मान लीजिए इस समय टाइम हो रहा है हमारा 20 सेकेंड। तो हम कहेंगे 20वें सेकेंड पर कण की गति की बात कर रहे हैं हम। तो इन जनरल हमने यहाँ पर T को T माना है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि इस समय इसने x डिस्टेंस ये गिर चुका है। तो देखिए आप चित्र में ये x डिस्टेंस दिख रही है आपको, O से P तक इसने x डिस्टेंस तय कर ली है। तो हम इस समय क्या लिख रहे हैं, हम इस समय लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कण की गति की समीकरण जब ये बिंदु P पर है उस क्षण पर लिख रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखी जाती है साहब? इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जिस समय आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं उस समय कण पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं इसको देखा जाता है। तो देखिए आप, इस समय जो कण पर बल कार्य कर रहे हैं उसको मैंने चित्र में एरो से दर्शाया है। अगर आपको यहाँ एरो दिख रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, एक तो देखिए ये एरो, मैं इसको और बना देता हूँ। ये एरो नीचे की ओर है, ये एरो डिनोट कर रहा है इस बल को। ये कौन सा बल है? ये लग रहा है ये है कण का भार। भार क्या होता है? वह बल जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो mg वह बल है जो कण पर पृथ्वी के द्वारा लग रहा है, यानी पृथ्वी इसको खींच रही है। अब चूंकि ये कण जो गति कर रहा है ये एक प्रतिरोधी माध्यम में गति कर रहा है, तो जो माध्यम जो है वो कण की गति के विपरीत एक बल लगाएगा। और वो बल यहाँ पर कौन है? वो बल है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला बल जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। इस बल की वैल्यू भी लिख दी है मैंने यहाँ पर, लैम्डा इंटू वी, क्योंकि हम केस ए कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इधर ए, हमने यहाँ क्या बताया था अभी आपको कि इस ए केस में प्रतिरोधी बल जो है वो समानुपाती है v की पावर 1 के। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रतिरोधी बल बराबर है सम कांस्टेंट इंटू वी। तो यहाँ पर प्रतिरोधी बल ये आ गया। अब आपको ये जो दो बल लग रहे हैं इनकी दिशाएं देखनी है। क्या ये दोनों एक की दिशा में है या विपरीत है? दे आर अपोजिट, है ना। तो mg लग रहा है नीचे की ओर, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। mg का एरो देखिए आप, ब्लू कलर वाला। और लैम्डा भी लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर कण नीचे की ओर गति कर रहा है तो इस समय जो कण पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा
वो एम एक्स डबल डॉट नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है देखिए इस लाइन में, एम एक्स डबल डॉट यानी नीचे की ओर लगने वाला बल एम जी और लैम्डा वी को सबट्रैक्ट करने से आएगा, यानी घटाने से आएगा। इसमें आपको पहला कौन सा बल लेना है, वह बल लेना है जो कि रिजल्टिंग फोर्स की दिशा है। एम एक्स डबल डॉट की दिशा चूंकि नीचे की ओर है, तो हमने पहले एम जी को लिया जो कि नीचे लग रहा है, इसमें से घटाया लैम्डा वी जो कि ऊपर की ओर लग रहा है। तो आई होप ये तो सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है वो ज़रा देखिए आप इधर। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें से m को कैंसिल आउट कर दिया। इस इक्वेशन में देखिए अब m को नहीं, m कैंसिल आउट नहीं हुआ है, m को हमने यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो जब हमने यहाँ पर m को डिवाइड किया इस इक्वेशन में, तो दो टर्म्स में से देखिए m है, ये m तो कैंसिल हो जाएगा, और इस टर्म में m नहीं है लैम्डा v में, तो यहाँ पर लैम्डा v वाली टर्म में जब m का डिवाइड लगेगा, तो देखिए इधर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ v, और इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ इसको मैंने एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। लैम्डा v को मैंने एक नाम, क्योंकि लैम्डा एक कांस्टेंट है, m इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो आई हैव अज्यूम इट म्यू। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह म्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो हम चैप्टर अभी कर रहे हैं और इसके अंदर हमने ये वाला आर्टिकल शुरू किया है, इसमें हमने कैसा, कौन से कण की गति शुरू हमने कंसीडर की है, जो कि नीचे की ओर गतिशील है। तो ऐसे हम यहाँ पर दो आर्टिकल कर रहे हैं। एक तो देखिए आर्टिकल नंबर है हमारा ए, ठीक है, और एक है आर्टिकल बी। ए तो हम अभी आपके सामने कर रहे हैं, बी भी आपको बताएंगे शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे दो आर्टिकल हम और करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, कण नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा। अभी तो प्रेजेंटली क्या हो रहा है, कण ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा गया है। ये दो आर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर छोड़ने वाले कण के लिए है, और दो आर्टिकल हम और करेंगे जिसमें कण को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाएगा, मतलब फेंका जाएगा। उसके अंदर भी प्रतिरोधी बल जो होगा, प्रतिरोधी बल वो एक बार तो समानुपाती होगा v की पावर 1 के, और एक बार समानुपाती होगा v की पावर 2 के। ठीक है, तो आपको इन चारों आर्टिकल्स में जो इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है, उसका मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया है। पॉइंट मतलब एक शॉर्ट की बना दी है कि ये जो इक्वेशन होगी, देखिए मैंने यहाँ लिखी है, ये स्टेप्स करके लिखा है मैंने। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन आपको जनरेट करनी है, मतलब लेके आनी है। ये मैं इसके बारे में मैंने क्या लिखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखिए पार्टिकल की, जो कि चार क्वांटिटीज को इन्वॉल्व कर रही है। इन्वॉल्व मतलब जिसके अंदर चार क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी चार क्वांटिटीज, एक तो एक्स डबल डॉट, एक म्यू, एक वी, एक जी। तो देखिए अब ये चार क्वांटिटीज वाली इक्वेशन को हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। यानी जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें ठीक चार क्वांटिटीज हों, ये वाली एक्स डबल डॉट, म्यू, स्मॉल वी और जी, इसमें एम नहीं होगा, नॉट इन्वॉल्विंग एम। इसी इक्वेशन को हम इन चारों आर्टिकल्स में इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, या इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप अब इसके बाद स्टेप्स नंबर 2 पे आ जाइए आप वापस से। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है मैंने, इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 जनरेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, सेम इक्वेशन 1 जैसी स्टेप्स है ये। इसके अंदर हम एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डैश 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 लगाए, मतलब ये ऊपर की लाइनें सेम चल रही हैं। हम एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लेके आएंगे जिसके अंदर चार क्वांटिटीज होंगी, बिल्कुल स्टेप 1 जैसी, लेकिन ये चार क्वांटिटीज जो होंगी, अब इसके अंदर ये चारों क्वांटिटीज ये होंगी। इसके अंदर क्या, आप इन दोनों में कंपेयर कीजिए, डिफरेंस क्या है। ऊपर की चार क्वांटिटीज में से और नीचे की चार क्वांटिटीज को अगर हम देखें, तो तीन क्वांटिटीज तो देखिए आप सेम है। एक्स डबल डॉट सेम रहेगा, ये स्मॉल वी सेम रहेगा, जी सेम रहेगा। जो ये जो क्वांटिटी है म्यू, ये हटकर कैपिटल वी क्वांटिटी आ जाएगी। अब एक कैपिटल वी क्वांटिटी क्या है, देखिए आप, अभी मैंने आपको बताया
और जिसने कल वाला लेक्चर देखा है तो वो जानता है कि कैपिटल V का मतलब होता है साहब टर्मिनल वेलोसिटी। अगर जिसने कल वाला लेक्चर नहीं भी देखा है तो उसके लिए एक सिंपल सा हिंट समझ लीजिए कि जब कण O से नीचे की ओर गिरना स्टार्ट कर रहा है तो एक क्षण या एक स्थिति ऐसी आएगी जब कि इसका वेग जो है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा था, ये आकर और आगे बढ़ना रुक जाएगा और उस स्थिति में जो इसका वेग होगा उसी को हम बोलते हैं अंतिम वेग या टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका कि संकेत है कैपिटल V। ये कैपिटल V की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? टर्मिनल वेलोसिटी की स्थिति में क्या होता है साहब? त्वरण शून्य हो जाता है। ये सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में x डबल डॉट को 0 पुट कर दूं इन 1, तो इससे जो v निकल के आएगी वही होगी मेरी टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 में मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। मैंने इसमें x डबल डॉट को 0 पुट कर दिया, ठीक है, और फिर स्मॉल v की जगह रख दिया कैपिटल V। तो इससे जो कैपिटल V की वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई g/μ। ऐसे मैंने कैपिटल V निकाल लिया, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको कैपिटल V का फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा है, कैपिटल V इक्वल्स टू g/k की पावर 1/n। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। आपको इसमें n की वैल्यू पुट करनी है। n क्या होगा? n जो प्रतिरोधी बल का आपका सूत्र है उसमें जो आपका v के ऊपर पावर लग रही है वो n है। तो यहाँ पर v के ऊपर पावर प्रतिरोधी बल देखिए ये है, दिख रहा है आपको, ये प्रतिरोधी बल, इसके ऊपर पावर लग रही है 1, तो n इज 1 है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है? यहाँ पर अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में से, इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में से म्यू को हटाकर इसकी जगह कैपिटल V इंट्रोड्यूस करना है। तो आप देखिए ये काम हमने कैसे किया। पहले हमने यहाँ पर RHS में से G कॉमन ले लिया, देखिए अब दिख रहा है आपको G कॉमन, ओके। इससे ये टर्म देखिए यहाँ बन गई g/μ, और g/μ की जगह हमने पुट कर दिया कैपिटल V, बिकॉज कैपिटल V इज माई g/μ। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अब इक्वेशन, इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को देखिए आप। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरी क्या है? x डबल डॉट बराबर g1 माइनस स्मॉल v बाई कैपिटल V। इसमें कितनी क्वांटिटी से गिनी जरा? यस, 4, 1 2 3 4। तो यही एग्जैक्टली 4 क्वांटिटीज वाली समीकरण को हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब आपको करना क्या है? इसके बाद आपको एक सेट प्रक्रिया करनी है, बिल्कुल निश्चित प्रक्रिया, चारों ही आर्टिकल में। चारों आर्टिकल मैंने भी आपको समझाया, 4 आर्टिकल इनको करने इस चैप्टर में, और उन चारों आर्टिकल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? देखिए, आपको x डबल डॉट की जगह v dv/dx पुट करना है। किसमें? 2 में। x डबल डॉट की जगह v dv/dx पुट करके फिर आपको करना है इसका समाकलन। इसका समाकलन करने के बाद जो इसका अंतिम लक्ष्य होगा इस समाकलन की प्रक्रिया का, एक ऐसी इक्वेशन को लाने का होगा जो कि इस रूप की होगी, x बराबर फंक्शन ऑफ v या v बराबर फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी इक्वेशन उत्पन्न करेंगे जिसमें बाईं तरफ तो x होगा, ये x, और दाईं तरफ v के पद होंगे, स्मॉल v के। स्मॉल v कौन है? कण का वेग। या तो ऐसा आएगा, या करके लिखा है मैंने, बाईं तरफ v आएगा और दाईं तरफ x आएगा। इन दोनों में से अपने आप जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। यानी बाईं तरफ x आना है तो ऑटोमेटिकली अपने आप x आएगा, और बाईं तरफ v आना है तो अपने आप ऑटोमेटिकली v आएगा। ये काम फिर से बताऊं कैसे करना है एक बार। ये काम आपको करना है इक्वेशन नंबर 2 में x डबल डॉट की जगह v dv/dx रखकर समाकलन करना है। तो देखिए इसको हम आर्टिकल में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले मैंने यहाँ पर x डबल डॉट की जगह v dv/dx पुट कर दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ओके। फिर देखिए इस काम को क्या बोलते हैं? आप सब सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, इस काम को आप समझते होंगे। इसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स।
मतलब यहाँ पर जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है अवकल गुणांक, इसमें दो वेरिएबल हैं v और x। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा ताकि dx अलग हो जाए, dv अलग हो जाए। तो नेचुरली dv के साथ वो सभी टर्म्स आएंगी जिसमें v इन्वॉल्व होगा। तो आप इस इक्वेशन के अगर दोनों तरफ देखें इस इक्वेशन के, तो स्मॉल v कंटेन करने वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं। देखिए आप इस इक्वेशन में स्मॉल v कंटेन करने वाली, एक तो देखिए ये टर्म है जिसमें जहाँ पर मैं गोला लगा रहा हूँ, और एक स्मॉल v कंटेन करने वाली ये टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ LHS में लाकर dv के साथ रख दिया, एंड g अपॉन v, कैपिटल V जो है ना साहब, देखिए कैपिटल V एक कांस्टेंट है, तो इसका व्यवहार कांस्टेंट की तरह होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन में, जबकि स्मॉल v वेरिएबल है। इन दोनों v में फ़र्क समझना आप। तो इसका ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको मैं इंटीग्रल के साइन के बाहर नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल V तो दिख रहा होगा आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो बाहर है, जबकि स्मॉल v इनसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आपको यहाँ पर एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल परफॉर्म करना है, ठीक है। छोटा क्यों? क्योंकि दिखने में तो साहब ये बहुत ही स्मॉल है, ना कोई यहाँ पर साइन कॉस लॉग कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पर आप रफ कॉपी लेकर मुझे इस इंटीग्रल को करके बताइए, इंटीग्रल x अपॉन 5 माइनस एक्स, तो आप में से मोर देन 50% इस इंटीग्रल को एकदम से नहीं कर पाएंगे, यानी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। एकदम से इसको कहते हैं ना तुरंत आंसर निकालना, प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए आप इस इंटीग्रल को हम कैसे करेंगे। इसमें क्या हो रहा है साहब, इस इंटीग्रल की पहचान क्या है, ऐसा और भी इंटीग्रल आ जाए तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको मैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ऊपर वेरिएबल की लीनियर पावर है, लीनियर मतलब इसमें x की पावर 1 है, नीचे भी x की लीनियर पावर है। तो जब भी लीनियर पावर वाली टर्म ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, डिवाइड की फॉर्म में है, तो ऐसी स्थिति में इंटीग्रल करने का तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट कीजिए, मतलब ब्रिंग डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये काम अगर मैं आपको बोलूं सिंपल वे में, यहाँ क्या बोलूं आपको मैं कि 5 माइनस एक्स को आप ऊपर लेके आइए। तो आप देखिए कैसे करेंगे। पहले आप, चूंकि नीचे x के साथ माइनस साइन है, ये रहा, दिख रहा आपको, तो आपको ऊपर पहले माइनस एक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स क्रिएट करने के लिए आप माइनस साइन अंदर बाहर लगा देंगे। फिर आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए ऊपर, और ताकि ऊपर 5 माइनस एक्स बन जाए, तो आप 5 ऐड करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसी काम को हम यहाँ पर डिवाइड करके भी इसको कह सकते हैं, हम ला सकते हैं, पर इट इज़ ज़्यादा सिंपल वे कि अगर लीनियर टर्म अपॉन लीनियर टर्म है तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट कर दीजिए। तो आप देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर मैं यही कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको इससे कंपेयर कीजिए साहब, तो यहाँ पर 5 कांस्टेंट की जगह यहाँ पर कैपिटल V है, तो आप V कैपिटल V को 5 मानिए आप, और x की जगह आपका v है, स्मॉल v। ये x तो मैंने आपको एग्जांपल दिया तो कि हम मोस्टली इंटीग्रल x में करते हैं, तो अब आप समझ जाइए इसको आपको कैसे करना है। तो जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया, द सेम प्रोसीजर आई हैव अडॉप्टेड हेयर एंड आई हैव एवेल्युएटेड द इंटीग्रल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, ओके। तो देखिए कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v से यहाँ पर 1 आ गया। फिर कैपिटल V अपॉन v माइनस v से ये टर्म आ गई, ओके। और यहाँ पर तो देखिए इंटीग्रल डायरेक्ट हो ही गया, इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। प्लस a कौन है, a इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये ऊपर लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम हम a को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहीं पर हम लिख देंगे a इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर फर्दर मैंने यहाँ पर इसका इंटीग्रल किया, ठीक है। तो आप बताइए, टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1।
वैसे हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ वन इज एक्स, पर रिमेंबर वन ऑफ इंटीग्रल ऑफ वन इज एक्स हम कब बोलते हैं, जब इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो। अब यहाँ पर इंटीग्रल हो रहा है इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू डी वी, तो इसका इंटीग्रल आएगा वी, कि आप देखिए यहाँ पर डी वी है। फिर आप देखिए सेकेंड इंटीग्रल क्या है, सेकेंड इंटीग्रल भी छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रल करना है इंटीग्रल ऑफ कैपिटल वी अपॉन वी माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू वी। ओके, तो आप देखिए इसमें कैपिटल वी तो कांस्टेंट ही तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर मेरा इंटीग्रल आ जाएगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। तो देखिए इसका इंटीग्रल इस फॉर्मूले से होगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने एरो इस पर मैंने भी किया, कि अगर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में करना हो तो इसका इंटीग्रल होता है लॉग ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पर आप ध्यान से पकड़िए कि इसमें x कौन है, x इस इंटीग्रल में x है मेरा v, और इस x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर है -1। तो मुझे इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊंगा तो a से डिवाइड लगाने का मतलब -1 से डिवाइड लगाना है, तो वो आ जाएगा v अपॉन -1 और आ जाएगा log ऑफ v माइनस वी। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर देखिए ऐसे ही किया है। ओके, ये इंटीग्रल देखिए इसका ये रहा, और बाकी ये मेरे पास यहाँ तक आ गया। थोड़ा बहुत आप खुद भी कर रहिएगा इसको। अब यहाँ पर मैंने इनिशियल कंडीशन यूज करके कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड की है। इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है कि जब कण ने गति स्टार्ट की थी साहब, कब की थी, एट ओ। मैंने क्या लिखा देखिए इनिशियली एट ओ। तो आप देखिए इधर फिगर में ओ पर जब इसने गति स्टार्ट की तो उस समय x बराबर 0 था। ओके, और उस समय v बराबर ऑल्सो 0, क्योंकि हमने आपको क्या समझाया था कि हमने पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट की है इसकी मोशन। हमने पार्टिकल को छोड़ा है, फेंका नहीं है। तो छोड़ने पर मतलब फॉल्स, v 0 होगा। तो इनिशियली x 0 है और v 0 है। तो अगर x और v दोनों को 0 में यहाँ पुट कर दूं, कहाँ गई इक्वेशन, ये रही, किसमें पुट कर दूं, इसमें। तो इससे ये a कांस्टेंट आ जाएगा। आप उसको निकाल के देखिएगा, a की वैल्यू पुट कर दी, देखिए मैंने यहाँ पर ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, देखिए इधर। ओके, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा a को दूसरी साइड भी ले गया हूँ, तो a प्लस हो गया, देखिए आप। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये दो लॉग की टर्म्स को मैंने देखी एक बना दिया, कंबाइन कर दिया, कैपिटल V कॉमन ले लिया और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m बाई n। ये सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करके मैंने इक्वेशन नंबर 3 उत्पन्न कर दी है, जो कि इक्वेशन नंबर 3 का रूप क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड में x आ रहा है और राइट हैंड में, वैसे तो बहुत सारा हमको दिख रहा है मामला, पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर राइट हैंड में तो g दिख रहा है मेरे को कांस्टेंट है, v दिख रहा है कांस्टेंट है, वेरिएबल राइट हैंड में केवल दिख रहा है स्मॉल v, वेरिएबल के नाम पे कौन दिख रहा है, स्मॉल v। तो मैं क्या कहूँगा कि इस नंबर 3 इक्वेशन की जो राइट हैंड है वो फंक्शन ऑफ v है, स्मॉल v। तो इसको हम या तो ऐसे कह सकते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ v, या हम कई बार ऐसे भी कह देते हैं, फंक्शन के लिए f वर्ड ना यूज करके यही सेम वर्ड यूज कर लेते हैं। तो आप देखिए इसको हम रीड ऐसे करेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ v, इसको आप फंक्शन बोलेंगे, x इक्वल्स टू एक्स वी का से अभिप्राय यहाँ पर है x इज ए फंक्शन ऑफ v। ठीक है, तो ये आ गई सब 3। अब 3 हमको क्या पता करती है, इट डिटरमाइंस स्मॉल v एट ए डिस्टेंस x। कुल मिला के 3 हमको एक रिलेशन दे रही है, रिलेशन बिटवीन x एंड v। ओके, फिर इसके बाद वापस से आप यहाँ पर थ्योरी पे आइए। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब जो काम हमने अभी 2 में किया था, कौन सा काम, x डबल डॉट की जगह ये पुट करने का और फिर इंटीग्रेट करने का, जिससे कि मुझे अल्टीमेटली ये प्राप्त हुआ, वही सेम काम में, सिमिलर काम में वापस करूँगा। अब की बार मैं 2 में पुट करूँगा x डबल डॉट की जगह dv बाई dt, फिर से समाकलन करूँगा, फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालूंगा, और इससे जो अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य होगा वो इस टाइप की इक्वेशन निकालना होगा, v इज ए फंक्शन ऑफ t, और इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा नंबर 4। तो कुल मिला के आप एक छोटी सी बात ये समझ लीजिए
कि जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 पहले प्राप्त कर ली, इक्वेशन नंबर 2 में किसको कह रहा हूँ, जिसमें कि 4 क्वांटिटीज़ हैं, एक्स ट्रिपल डॉट जी, स्मॉल वी और कैपिटल वी। इससे एक बार समाकलन करके 3 प्राप्त करनी है और इसी का वापस समाकलन करके 4 प्राप्त करनी है। मतलब याद क्या करना है कि 4 3 से प्राप्त नहीं होगी, 4 2 से प्राप्त होगी इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 3 भी 2 से ही प्राप्त होगी। कैसे? 2 का हम एक बार समाकलन करेंगे तो 3 मिलेगी। समाकलन करने के लिए 2 में एक्स डबल डॉट की जगह वी डी वी बाई डी एक्स पुट करेंगे, और जब 2 से हम 4 प्राप्त करेंगे तो हम एक्स डबल डॉट की जगह अब की बार डी वी बाई डी टी पुट करेंगे, वी स्मॉल, तो 4 प्राप्त होगी। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ये वाला काम आप सेल्फ कीजिएगा। ये 4 प्राप्त हो गई। देखिए आप 4 के अंदर v लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड में वेरिएबल के नाम पर t है, क्योंकि आप देखिए ये कांस्टेंट है ना, g कांस्टेंट और बाकी सब कांस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे v इज ए फंक्शन ऑफ t। यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ये लॉग हटाने वाली लाइन तो आपको आती होगी, लॉग हटता है तो दूसरी तरफ वाली साइड ई में चली जाती है, ठीक है। तो अब बाकी आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल अलजेब्रा है। उसके बाद अब अंतिम कार्य हम करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? 5। इक्वेशन नंबर 5 जो होगी वो 4 से प्राप्त होगी। तो ये देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट सा बना दिया आपके सामने कि 2 से 3 निकलेगी, 2 से ही 4 निकलेगी, और 5 जो होगी वो 4 से निकलेगी, यानी 5 2 से नहीं निकलेगी। ये थोड़ा सा, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये चारों आर्टिकल में एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो चारों पे अप्लाई कर लीजिएगा। अब 4 से 5 प्राप्त करने का रूल ये है कि 4 जो है, 4 वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड में v है। इधर देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 4 की मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। तो इस 4 में v को आप रख दीजिए dx बाई dt, और फिर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इस 5वीं इक्वेशन को ऑब्टेन करने की समरी में मेरा लाइन लिखना स्किप हो गई है, आप उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर वैसे समझ में आ रहा है अपन को, लास्टली राइटिंग स्मॉल v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इन 4, ये पुट करके फिर देखिए आप हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन वैसे तो ईजी है, पर एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलूँ इंटीग्रल कीजिए ई रेज़ टू पावर माइनस 2x dx का, क्योंकि मुझे पता है ये इंटीग्रेशन छोटे छोटे, पर आप इन्हीं में अटकते हैं, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन गैप आ जाता है करने में, बीच में टाइम आ गया तो आप भूल गए। तो देखिए इसका इंटीग्रल अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2। यस, तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रल किया है किसका, देखिए ई टू दी पावर माइनस जी बाई कैपिटल वी टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए जरा, क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस जी बाई वी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई माइनस जी बाई वी। डिवाइड किससे करते हैं हम, कांस्टेंट से। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, यहाँ पर कांस्टेंट माइनस जी बाई वी है। तो बाकी तो देखिए अब ये कांस्टेंट सी आ गया, सी की वैल्यू हमने वो इनिशियली निकाल ली, इनिशियली टाइम 0 था, x 0 था। तो ये सारी बातें एक एक बार आपको करने पड़ेगी, ढंग से लिखकर समझनी पड़ेगी। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। लास्टली हम कह देंगे साहब कि इक्वेशन 1, 3, 4 एंड 5 जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन करती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो वैसे तो देखिए आर्टिकल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर 20 to 25% आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। तो अगर ये आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा, पहले तो वे ऑफ आस्किंग क्या होगा कि एक पार्टिकल एक माध्यम में, प्रतिरोधी माध्यम में नीचे गिराया जाता है, उस माध्यम में प्रतिरोध बल वेग के समानुपाती है, तो उसकी गति की विवेचना कीजिए, यानी उसकी गति का वर्णन कीजिए। तो आपको ये सारा आर्टिकल रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने बी को लेकर मैंने सोचा था कि टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, पर आई थिंक कि अभी पॉसिबल नहीं है।
तो ये जो बी वाला जो आर्टिकल है, एक बार आप ये इसकी चारों इक्वेशन 2 3 4 5 आपको बुक में मिल जाएगी, एक बार आप इसको सेल्फ ट्राई करना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो है ना इसका परसों अपलोड करेंगे, तो आपको एक दिन का गैप भी मिल जाएगा। और आप ये अगर खुद से कर लेते हैं ये आर्टिकल बी वाला, ए को तो मैंने करवा दिया है, ए को भी पहले वापस से लिख कर समझिएगा और फिर बी को करिएगा। अगर बी को कर लेते हैं तो यू विल गेट ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इसको करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो आप निसंकोच कमेंट में लिखकर पूछिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, जो भी आप पॉइंट रेज करेंगे उसको लेकर मैं आपकी क्वेरीज शांत करने की कोशिश करूँगा। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।